नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मृति पाठी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। घाटी में अपने दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री ने राजौरी में एक रैली को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि 70 साल तक जम्मू कश्मीर पर 3 परिवारों ने राज किया, जिन्होंने लोकतंत्र और जमहूरियत का मतलब सिर्फ पीढ़ियों तक शासन करना बना दिया था। लेकिन मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर कश्मीर को नई दिशा देने का काम किया है। शाह बुधवार को भी घाटी में ही रहेंगे। ऐसे में शाह के कश्मीर दौरे को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस बीच कश्मीर में कुछ ऐसा भी हुआ है जिसके बाद यहां सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के दौरान ही घाटी में डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी PAFF ने ली है, मतलब डीजीपी की हत्या का आतंकी कनेक्शन है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर सवाल उठना लाजमी है और विपक्ष सवाल उठा भी रहा है। गृह मंत्री शाह के दौरे के दौरान जब डीजी जेल की हत्या हो जाती है तो फिर घाटी में भला आम लोग कितने सुरक्षित होंगे। मुद्दा बड़ा और बेहद ही गंभीर है। ऐसे में जनता मांगे जवाब में अब चर्चा सुरक्षा पर सवाल को लेकर ही होगी। तो घाटी में जो घटना घटी है उसने हर किसी को दहला दिया है। दरअसल यहाँ किसी आम कश्मीरी पंडित या फिर हिंदू की हत्या नहीं हुई है, बल्कि डीजी जेल की हत्या कर दी गई। शुरुआत में ये केस साधारण सा लग रहा था, क्योंकि हत्यारा डीजी जेल का नौकर यासिर बताया गया। कहा गया कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कई दिन से उसका व्यवहार बदल गया था। लेकिन डीजी की हत्या के कुछ घंटे बाद जब PAFF ने हत्या की जिम्मेदारी ली तो मामला सीधे आतंकी घटना से जुड़ गया और सवाल उठ खड़ा हो गया कि जब केंद्रीय गृह मंत्री के घाटी दौरे के दौरान आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो फिर कश्मीरी कैसे महफूज हो सकता है। खैर, घाटी में सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब जानने की कोशिश करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने वाले अफसर की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। डीजी जेल हेमंत लोहिया का मर्डर तब हुआ है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के दौरे पर हैं। लिहाजा सूबे में अब सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। डीजी लोहिया की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके नौकर यासिर अहमद ने की, जिसे गिरफ्तार भी किया जा चुका है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि यासिर से पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इसके पहले आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने डीजी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। PAFF ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी रिलीज में लिखा है कि यह गृह मंत्री को हमारा छोटा सा तोहफा है। इसके अलावा रिलीज में यह भी लिखा है, हम किसी को भी कभी भी कहीं भी मार सकते हैं। हालांकि पुलिस इस हत्याकांड के किसी भी आतंकी कनेक्शन से इनकार कर रही है। खैर, सच क्या है ये तो जांच होने पर पता चलेगा। फिलहाल मामले की गृह मंत्री अमित शाह ने रिपोर्ट ली है। आपको बता दें कि अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। सोमवार को उनका आगमन हुआ। मिशन कश्मीर पर शाह ने पहले अलग अलग समुदायों के साथ मुलाकात की। इसके बाद मंगलवार सुबह वह वैष्णो देवी के दरबार पहुँचे और मां की पूजा अर्चना की। वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद शाह राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत माता की जय के नारे के साथ विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वालों को आड़े हाथ लिया। शाह ने कहा कि ये रैली अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वालों को करारा जवाब है। इस मौके पर गृह मंत्री ने पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि जब भी भारत पर कोई खतरा आया, पहाड़ी भाई, गुज्जर और बकरवाल चट्टान की तरह खड़े रहे। आज की ये रैली
आपके मोदी मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों माताओं को, गुर्जर बकरवाल समुदाय को दो हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया, ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़े रहे। जम्मू कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के दौरान डीजी जेल की हत्या होना चिंताजनक है। वैसे डीजी मर्डर केस के बाद विपक्ष भी अब केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक है और वो मोदी सरकार के उस दावे पर सवाल खड़े कर रहा है जिसमें ये कहा जाता रहा है कि धारा 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगी है और यहाँ अब शांति है। बहरहाल डीजी मर्डर केस की पूरी कहानी क्या है, कौन कौन इस केस से जुड़ा हुआ है, वहीं शाह का दौरा बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रहेगा और सबसे अहम जनता के हिस्से में क्या आएगा, आने वाले समय में ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के अहम मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हैं, पीडीपी नेता हैं फारूक इंकलाबी जी हैं, उत्तराखंड कांग्रेस संगठन और प्रशासन के उपाध्यक्ष हैं मथुरा दत्त जोशी जी हैं, दिल्ली से रक्षा विशेषज्ञ हैं सिख प्रफुल्लजोत बख्शी जी हैं, साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बख्शी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, पर क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको स्क्रीन पे? जी 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 नहीं, अच्छा, आपकी तस्वीर दिख रही है, जल्दी ही आप भी दिखने लगेंगे। अच्छा ठीक है, पता नहीं क्या बात। चलिए हाँ बोलिए जी। बख्शी साहब, जो भी घटना घटित हुई है ये कश्मीर की इतिहास में हमें लगता है इस तरह की कि डीजी जेल को मार देना ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है किस कारण उनको मार दिया गया या किस कारण उनकी हत्या हुई, ये अलग मुद्दा है। लेकिन PAFF ने ये कहा है कि ये हमारे गृह मंत्री को एक छोटा सा तोहफा है। ऐसी स्थिति में अगर ऐसे लोग जो घर में काम कर रहे हैं, मित्र बन गए हैं, घर के अंदर उनका आना जाना है, वो भी अगर आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं तो ये कश्मीर के लिए बहुत बड़ा एक तरह से झटका है। और इस तरह की अगर घटनाएं अगर हुई तो मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में बड़े बड़े अधिकारी भी महफूज होंगे। तो देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं बड़े अधिकारियों की महफूजता की मैं परवाह नहीं है, मुझे परवाह है नेशनल सिक्योरिटी की। जी, आज नेशनल सिक्योरिटी क्या है, जो आपको अपना ही जो डीजीपी है उसके अंडर जो काम कर रहे हैं उनका ही क्लियरेंस नहीं है आपके पास में, तो आप स्लीपर सेल्स को कैसे निकालेंगे? जी, ये तो स्लीपर सेल का काम है। जी, स्लीपर सेल ही तो हैं जो कि बैठे हुए हैं आतंकवाद को मदद दे रहे हैं। तो आप ये मेरे को बताइए कि सिक्योरिटी का क्या हमने किया है? सारी की सारी कश्मीर में तरक्की हुई है। मैं पूरी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको पूरा क्रेडिट जाता है, सारे प्रोजेक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, सारे स्टेप। पर एक ही सिर्फ कमी है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं है। इतनी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, किसी में तालमेल नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है, पर ये कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों नहीं सुनना चाहता? सुन लीजिए, क्योंकि सब डायरेक्टर जनरल बन के रहना चाहते हैं, सब अपनी एक हुकूमत चलाना चाहते हैं, कोई किसी के साथ में अंत में काम नहीं करना चाहता। कश्मीर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऐसी जगह है जहां पे एक ही कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए, पर एक कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। ये मैं कई सालों से कह रहा हूं, पर ये बात किसी को समझ नहीं आती क्योंकि बहुत कड़वी है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये प्रॉब्लम रहेगी। आपके बड़े बड़े लोगों की मेरे को नहीं परवाह कौन, मेरे लिए तो एक छोटा सिपाही भी या डीजीपी एक ही बराबर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वही जो बंदा छुपा हुआ है वो छुपा है,
किसी को पता नहीं है कौन है जी। हमारे पास ये संस्था नहीं है जो कि ये क्लियरेंस दे सके कि हमने अपने पूरे स्लीपर सेल्स को निकाल दिया है। ये बात हुई नहीं है अभी तक। बाकी आप जो मर्जी कर लीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने हमारे साथ ताहिर चौधरी साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जम्मू एंड कश्मीर के। ताहिर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी हाँ जी, आ रही है। ताहिर साहब, अभी बख्शी साहब जनरल भी रहे हैं। बख्शी साहब ने कहा कि दिक्कत इस बात की है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें आपस में तालमेल नहीं है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और सीधे PAFF ने कहा है कि हमने गृह मंत्री को एक तोहफा दिया है। क्या आपको लगता है कि ऐसे में कश्मीर महफूज रहेगा, या कश्मीर में जो रह रहे हैं खासकर हिंदू वो महफूज रहेंगे? ऐसा लगता है कि जो कल रात की ये घटना हुई है बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक हमने अपने ऑफिसर को खोया है जी। और उस ऑफिसर को कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर की पोस्ट होती है जी। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर आंखें खोलने की जरूरत है। ऐसे लोग और भी बहुत होंगे जो ऐसी जगहों पे काम कर रहे होंगे, और आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों की जानें खतरे में हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे होंगे। इस टाइम पे इस चीज को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस इस काबिल है कि इन चीजों को देख सकती है, और जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनको देखना चाहिए, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जिन ऑफिसर्स के घरों में काम कर रहे हैं, या मैं समझता हूँ कहीं पे भी जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एजेंसीज का फीडबैक लेना चाहिए, कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि अगर इस तरह की चीजें दोबारा ना हो, उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर की एजेंसीज को बहुत सीरियसली काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ताकि आने वाले टाइम पे इस तरह हम फिर किसी अपने ऑफिसर को, किसी जवान को ना खोएं। बिल्कुल होना तो पड़ेगा, पर होगा कैसे? बख्शी साहब ने कहा कि एक अधिकारी होना चाहिए, तालमेल नहीं है आपस में। देखिए सर, कहीं ना कहीं तो कुताही हुई है जी। ये चीजें भी सामने आ रही है कि ये जो लड़का है ये डिप्रेशन का पेशेंट था जी। और अगर इस तरह का, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ये डिसीजन लेना पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस में जो भी इस तरह के लड़के हैं जो घरों में डोमेस्टिक हेल्पर हैं या काम करते हैं, या आपके सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके प्रॉपर उनके मेडिकल चेकअप्स हों, उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि और कोई डिप्रेशन का पेशेंट या एंजाइटी का पेशेंट ना निकले, ताकि ऐसा हादसा फिर सामने आए। क्योंकि हर चीज को प्रॉपर ढंग से देखना पड़ेगा। और जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। 1992 बैच का एक बहुत बड़ा हमने ऑफिसर खोया है। मैं कहता हूँ जान है, चाहे हमारा छोटा जवान जाता है, चाहे ऑफिसर जाता है, जब एक जान जाती है तो उसका दुख सभी को होता है, स्पेशली उनके परिवार को होता है जो अपने घर का एक मेन इंपॉर्टेंट इंसान को खोते हैं। ये चीजों की भरपाई। लेकिन ये आप मानते हैं कि LG का फेल्यूर है यहाँ पे? उन्हीं के हाथों में सब सारा व्यवस्था है? देखिए साहब, LG साहब की जहाँ तक वर्किंग का सिस्टम है बहुत अच्छे ढंग से सेंट्रल हाई कमांड, LG साहब और ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में काम किया जा रहा है बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है इसकी हम जितनी भी निंदा करें तो बहुत होगी। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और इन चीजों के ऊपर सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर पुलिस को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे ताकि इस तरह का घटना दोबारा ना घटे। चलिए, क्या चूक हुई है, अभी क्या क्या बाकी है? बहुत कुछ करना, जैसा आप कह रहे हैं बहुत कुछ करना अभी बाकी है। हमें फारूक जी बता देंगे, PDP के नेता हैं। फारूक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? फारूक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हमारे साहब ताहिर साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वहां के, वो कह रहे हैं कि हाँ कुछ कमियां हैं जिनको जल्द ही दूर होनी चाहिए। क्या कमियां दिखती हैं आपको? एक DG जेल की हत्या कर देना, अब वो किस कारण हुई, कैसे हुई? मानसिक रोगी है तो क्यों हत्या क्यों करेगा? बहुत सारी बातें हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ताहिर चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने अपनी नाकामियां जो हैं वो कबूल की हैं कि हमारा जो दौरे इक़्तिदार है वो जम्मू कश्मीर की जो रियासत है हमारी, यहाँ की आवाम के लिए एक तबाही का सैलाब लेकर के आई है जी। जब से जम्मू कश्मीर में और मरकज में भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, तब से इन लोगों से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही तरीके से संभल नहीं पा रहा है।
इस वक्त जम्मू कश्मीर में आप समझ सकते हैं जी कि एक बहुत ही बड़े कद का अधिकारी, डीजीपी, स्टेट का हेड, जी आप उसकी जान जो है वो नहीं बचा पाए। आपको ये नहीं पता कि इतना बड़ा अधिकारी है, उसको बिना सिक्योरिटी के किसी प्राइवेट बिल्डिंग में क्यों शिफ्ट किया जाना है। क्या यहाँ पे सीआईडी के लोग नहीं थे, उनको ये खबर नहीं थी कि उस इलाके में, जिस इलाके में डीजीपी साहब शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, उनको अकेला क्यों छोड़ा गया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरे तरीके के साथ फेलियर है, और चौधरी साहब को मुबारक है कि इन्होंने अपना फेलियर कबूल किया है। ये आज सिर्फ डीजीपी साहब की जो मौत हुई है, जो मर्डर हुआ है, इसकी मैं भी कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो बाकी लोग हैं वो क्या महफूज हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे पुलिस का, स्टेट का हेड महफूज नहीं है, तो वहाँ पे आम लोग भी, इनके दौरे इक़्तिदार जो है वो महफूज नहीं है। फारूक तो साहब, मैं ये मानता हूँ। फारूक साहब, दो सवाल है यहाँ पे। एक तो जैसा आपने कहा कि उनको शिफ्ट क्यों किया गया, उनके मित्र का घर था, वो वहाँ वो गए थे, उनके साथ सिक्योरिटी भी थी। अब घर का भेदी लंका ढाबे, एक कहावत है, अगर वो घर के अंदर नौकर है, काम कर रहा है, अगर वही मर्डर कर देता है तो फिर इसमें सिक्योरिटी क्या कर सकती थी। एक दूसरा, क्या आप धारा 370 बहाली के समर्थन में हैं फिर से? देखिए, जहाँ तक आर्टिकल 370 का मामला है, हमारा और हमारी पार्टी का शुरू से ही यही मौकफ रहा है। खाली पार्टी का नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है जी। उनको बिना कॉन्फिडेंस में लिए भारतीय जनता पार्टी की जो ज़ेरे क़ियादत हुकूमत है, उन्होंने ये फैसला लिया, जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया, 35A को हटाया, जम्मू कश्मीर के आवाम को बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखाए कि आर्टिकल 370 है तो हिंदुस्तान के जो तरक्याती काम है, प्रोजेक्ट्स हैं, वो जम्मू कश्मीर में हम नहीं कर पा रहे हैं। और जिस दिन से आर्टिकल 370 नहीं है, 35A नहीं है, उस दिन से भी आज तक हम देख रहे हैं, जब भी इनकी बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, वहाँ पे हम हजारों करोड़, 24,000 करोड़, 30,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए की बातें तो हम सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी हुकूमत ने दिए हैं, लेकिन जमीनी सतह पे अभी तक कुछ भी तब्दील नहीं हुआ है। हाँ, अगर कुछ हुआ है तो बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, रिक्रूटमेंट में बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, वो आपने भी देखा होगा। अभी सीबीआई उन स्कैम्स की जांच कर रही है, और इन्हीं के दौरे इक़्तिदार वो स्कैम्स हुए हैं। और आज जहाँ तक हमारा जो लोगों का मामला है, हिफाजत का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, उसमें भी ये लोग मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं। हम सब लोग भी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम भी महफूज नहीं हैं। इनके पास कोई भी किसी भी किस्म का सही ठोस, जो मैं कहता हूँ, तरीकाकार नहीं है, लाएमल नहीं है, जिससे चल के इस रियासत को चला सकते हैं, रियासत को बचा सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए काम कर सकते हैं। कश्मीरी पंडितों की बात है, ये उन पर भी, बेचारों पर सियासत करते हैं। आज तक वो तमाम लोग इस वक्त भी सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको सेफ जोन में ट्रांसफर किया जाए। उनके लिए इन्होंने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, सिर्फ उन पर भी पॉलिटिक्स करते हैं, अपना वोट बैंक जो है वो तैयार करते हैं। मैं समझता हूँ कि इनका बहुत बड़ा फेलियर है, और इनको फौरी तौर पे, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बड़ा फेलियर है जो आज मर्डर हुआ है डीजीपी साहब का। मैं समझता हूँ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इंसानियत के नाते आज अपनी इस जिम्मेदारी से इस्तीफा दे देना चाहिए, और उनको कबूल करना चाहिए कि उनका ही फेलियर है जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। जी जी बिल्कुल। चलिए, धारा 370 बहाल हो जाएगी तो शांति आ जाएगी कश्मीर में। देखिए, वो हमारा राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और इसी हिंदुस्तान के आइन ने हमें वो आर्टिकल दिया है, हमने कहीं बाहर से नहीं लाया है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में होगा, और हमारा 370 35 जिस तरीके के साथ पहले था वो बहाल होगा। और मैं समझता हूँ कि 370 था तो भी इन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। आज 370 नहीं है, आज तो कोई बहाना नहीं है ना इनके पास, आज भी ये लोग कुछ नहीं जम्मू कश्मीर के लिए कर पा रहे हैं। और आज की डेट में जम्मू कश्मीर में इनका मुकम्मल तौर पे सफाया हो चुका है, वो आप इंतखाबात में देखेंगे, और आपको एक बात से अंदाजा भी हो चुका होगा कि ये लोग रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट नहीं है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है इतने सालों से, तो इनको डर है
कि जो ही इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर के अवाम इनका सफाया करेगी, लखनपुर से इनको पार करेगी। इन्होंने जम्मू को कश्मीर और कश्मीर को जम्मू के साथ लड़ाने की कोशिश की। इन्होंने पहाड़ियों को गुजरों के साथ, गुजरों को पहाड़ियों से लड़ाने की कोशिश की और जगह जगह ये नाकाम हो रहे हैं। और आप आने वाले इंतखाबात में इसका रिजल्ट भी जो है वो देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मथुरादत्त जोशी साहब हैं। जोशी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ आ रही है। जो भी आज घटना हुई है, हालांकि अभी इसका सबूत नहीं मिला है कि क्या है, यासिर के कनेक्शन आतंकियों से हैं, पीएएफ से हैं कि नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी पीएएफ ने ली है कि और कहा है कि ये गृह मंत्री जी को हमारा बड़ा छोटा सा तोहफा है, ऐसा लिखा। हो सकता है गलत भी हो, लेकिन फिर भी डीजी जेल की हत्या हो जाना बड़ी घटना है, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी घटना। पीडीएफ शुरू से ही कहते रहे कि धारा 370 की बहाली हो जाए वापस तो फिर से शांति आ जाएगी। अब शांति थी कि नहीं थी, आंकड़े जो हमें सामने बताते हैं वो आंकड़े घटनाएं कम होने की, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो रही हैं, जवानों की मरने की घटनाएं कम हुई हैं, हालांकि उम्मीद के अनुसार नहीं हुई हैं, आम आदमियों की मरने की घटनाएं कम हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस का क्या अपना स्टैंड है? देखिए त्रिपाठी जी, जो घटना जम्मू कश्मीर में हुई है निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी। और इससे ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि माननीय गृह मंत्री जी राज्य के दौरे पर हैं और गृह मंत्री जी की उपस्थिति में और एक पुलिस के आला अफसर की हत्या हो जाती है और गृह मंत्री जी को उसका संदेश भी आता है कि आज जैसा आपने कहा कि वो गलत है, सही है, ये अलग बात है। पीएएफ ने कहा कि हम गृह मंत्री जी को तोहफा दे रहे हैं जी। ये इससे ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गृह मंत्री जी का दौरा हो, गृह मंत्री के दौरे में पुलिस का जो डीजीपी लेवल का अधिकारी हो, डीजीपी जेल हो और उसकी हत्या होना, इसका मतलब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज उस प्रदेश में नहीं है और सरकार नाम की चीज प्रदेश में नहीं है। ये तो साफ संकेत मिल गया है। जहाँ तक दूसरी बातें हैं 370 खत्म करने के बाद या 35 से खत्म करने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वायदा किया था, कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा और पत्थरबाजी खत्म हो जाएगी, तमाम घटनाएं ये सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपने भी कहा, मैं उससे थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा कि कहीं कोई चीज किसी बात की कमी नहीं है। ये तो कहते थे कि एक सिर कटेगा तो हम 10 सिर काट के लाएंगे। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में महीने में कभी न कभी ऐसी घटना हो जा रही है, किसी न किसी नौजवान की डेड बॉडी हमारे यहाँ आती है। और कश्मीर में ये कहीं का सीमा पार का आतंकवाद कम नहीं हुआ, इंटरनल आतंकवाद कम नहीं हुआ। आप उससे पहले की घटनाएं देख लीजिए, 1 महीने पहले की, उससे पहले की घटनाएं देख लीजिए। लेकिन सरकार कहती है जरूर, लेकिन सरकार निश्चित रूप से विफल रही है। और वहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या राष्ट्रपति शासन हम उसको कहें, उनका होने के बावजूद भी अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार को सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि जो काम उन्होंने किया उसका कितना फायदा स्थानीय प्रदेश को, स्थानीय जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको तय करना पड़ेगा। अभी हमारे पीडीपी के नेताजी ने बहुत सी बातें आपके सामने कही हैं और जब क्योंकि वो स्थानीय हैं, अगर इस तरह की घटनाएं वहां हो रही हैं तो निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले कहा कि केंद्र सरकार को इसमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। अभी विचार किस बात का? विचार किस बात का? धारा 370 बहाल करने का या लगाए रखने का? नहीं, मैं धारा 370 की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं 35A की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं राज्य की कानून व्यवस्था, राज्य में रोजगार के साधन बढ़ाने की बात, राज्य की आर्थिक स्थिति बढ़ाने की बात, राज्य का जो आर्थिक ढांचा चरमरा गया है उसकी बात, मैं उन बातों पर जा रहा हूँ। जो सरकार ने कर दिया वो सरकार का अपना निर्णय है, ये नई बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा था। भारतीय जनता पार्टी जब से पैदा हुई, जनसंघ के जमाने में 1952 से वो ये कहते थे कि 370 हम खत्म करेंगे। हालांकि आप बताइए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिनकी नीतियों पर चलती है, जिनके आदर्शों पर चलती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में सम्मिलित किया था और कश्मीर की समस्या के समाधान की जिम्मेदारी उनको दी। ये तब की बात है। लेकिन
लेकिन मुखर्जी साहब ने कांग्रेस या जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट इसीलिए छोड़ी थी, धारा 370 या कश्मीर के मुद्दे को लेकर ही छोड़ी थी। और सबसे पहले छोड़ना, देखिए मुखर्जी साहब ने ही जो बिना मर्जी के उनके जा नहीं सकते थे, उन्होंने जबरदस्ती कश्मीर के अंदर जाने का प्रयास किया। नहीं, दो बातें हैं त्रिपाठी जी, दो बातें होती हैं। आप कैबिनेट के मेंबर थे, ये आपको मानना पड़ेगा कि आपकी गलती है जी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अगर कैबिनेट कोई निर्णय ले रही है, जबरदस्ती निर्णय कैबिनेट में नहीं होता है जी। कैबिनेट में नोट भी तो बना होगा कुछ, कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुछ कहा होगा जी। जब बाहर आने के बाद आप छोड़ गए, आपकी जिम्मेदारी थी, आप उससे बच नहीं सकते, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूँ, आप क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उनको उनकी जिम्मेदारी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हृदय आदमी थे, उन्होंने जानबूझ के जानते थे कि ये स्थिति है, लेकिन विरोधी दलों के नेताओं को अपने कैबिनेट में सम्मिलित किया था। और एक क्रिटिकल स्थिति थी अब उस समय, जैसे कबालियों के हमले हो रहे थे, जेएनके की स्थिति इतनी खराब थी, लेकिन उनको एक जिम्मेदारी दी थी, ये मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन फेलियर था, किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, ये तत्कालीन परिस्थिति थी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैंने ये बात इसका जिक्र इसलिए किया कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा था और उन्होंने अपना एजेंडा लागू किया है कश्मीर के संदर्भ में। उन्होंने 370 खत्म की, ये उनका अपना निर्णय है जी। कल क्या होगा नहीं होगा ये अलग विषय है। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं, श्यामा प्रसाद जी ने जब कश्मीर की ये बात आई थी तभी उन्होंने विरोध किया था, उन्होंने पद छोड़ा था और वो उनकी कश्मीर के अंदर गए थे। आज भी ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि उनकी जिन परिस्थितियों में मौत हुई थी वो कैसी हुई थी। आज भी संदिग्ध उनकी मौत हुई थी, आज भी प्रश्न खड़ा हुआ है कि उनकी कैसे मौत हुई थी। पुलिस स्टेशन में थे और उनकी मौत हो जाती है। खैर, आपके पास फिर से आऊँगा। बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ताहिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हम आप दोनों लोगों के पास आते हैं, लेकिन हम अब विशेष टिप्पणी ले लेते हैं कृष्ण मोहन झा जी की और उसके बाद आरपी श्रीवास्तव जी की। बख्शी साहब, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। झा साहब, देखिए, जिस ढंग से अमित शाह जी का दौरा और उस दरमियान डीजी की मौत, निश्चित रूप से कश्मीर की कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लग गया है और जो वर्तमान हालात हैं। लेकिन आप देखिए इसके इतर भी देखिए, जिस ढंग से अमित शाह का पूरे कश्मीर में स्वागत हो रहा है, जिस ढंग से लोग उमड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके स्वागत में लोग ललायित हैं और कश्मीर में पहले से व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार दिखाई दे रहा है। जैसे बख्शी जी भी कुछ कह रहे थे, बख्शी जी ने कहा है कि जो वहाँ जो बदलाव देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से जो है वर्तमान सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसका महत्वपूर्ण रोल है। तो मुझे लगता है कि जो आज जो घटना घटी है उस पर बीजेपी प्रवक्ता भी कह रहे थे कि इसमें जो है चूक हो चुकी है। तो ऐसी जो चूक है इस पर गंभीरता से नियंत्रण की ज़रूरत है, देखरेख की ज़रूरत है। और जिस ढंग से बख्शी साहब ने कहा कि जो स्लीपर सेल बैठा हुआ है, किस रूप में बैठा हुआ है, किस अधिकारी के पास बैठा हुआ है, तो उसको चिन्हित करने की ज़रूरत है। जब तक आप क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम बचपन से कश्मीर को पढ़ते आए हैं, कश्मीर एक इंटरेस्ट का विषय रहा है, पूरे विश्व में एक इंटरेस्ट का विषय कश्मीर रहा है। तो कश्मीर में जो आतंक को लेकर के तरह तरह की बातें, आ रहा हूं बख्शी साहब आपके पास आ रहा हूं, टिप्पणी आ जाए दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकारों की। जी। तो जिस ढंग से कश्मीर को लेकर के लोगों में एक भय का माहौल भी, आप पहले देखते रहे होंगे कि फिल्मों में एक अलग वो दिखाई जाती थी, लेकिन जो आतंक था, तो कहीं ना कहीं जिस ढंग से आज अमित शाह के स्वागत में जनता दिखी है, तो उसे लगता है कि कुछ तो व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है, लोग जो है सामान्य जीवन जी रहे हैं। और पीडीपी ने बात जरूर कही, पीडीपी ने कहा बहुत तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन आप देखिए कि पीडीपी बीजेपी के साथ कदमताल करती रही है। जब पिछली सरकार की बात करें, जो इसके पहले जो वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वहाँ पे, तो पीडीपी उनके साथ बनी रही है। तो मुझे लगता है कि सभी को मिलकर के सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है वहाँ पे। जी। श्रीवास्तव जी, जैसा कि हमारे ताहिर साहब ने कहा कि टेस्ट होंगे, उनका मेडिकल टेस्ट होगा, कहाँ के रहने वाले, बैकग्राउंड जांचा जाएगा, लेकिन जो स्लीपर सेल है कितना भी बैकग्राउंड पता कर ले, आप भी जानते होंगे PAFF ये बड़े टारगेट फिक्स करते हैं, माने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति पर ही टारगेट करते हैं। इन स्थितियों में इनके स्लीपर सेल को कैसे पहचाना जा सकता है? भाई कहाँ से आया है, किसी गांव से आया है, लेकिन वो किसके कांटेक्ट में है, चुपचाप कांटेक्ट में है, कैसे? तो क्या इस तरह की घटनाओं का अंजाम देना या PAFF कि जो भी संगठन है, जो भी लोग हैं, तो कहाँ यहाँ आपको नहीं लगता कि हमारी खुफिया एजेंसी का कहीं फेलुअर है? देखिए त्रिपाठी जी,
पहले जो हत्या के बाद जो बयान आया है सरकार का, उसमें ये है कि वो मानसिक रूप से बीमार था। जी ठीक है, मान लेते हैं मानसिक रूप से, लेकिन उसके बाद जब PAFF का बयान आता है वो जिम्मेदारी ले लेता घटना की, तब मामला संवेदनशील हो जाता है। लेकिन अभी भी अधिकारी की ये नहीं हुआ है कि वो PAFF से जुड़ा हुआ है। नहीं, ये बयान उसका आ जाने के बाद अधिकारी के खोजना खुफिया एजेंसी का काम है या सरकार का काम है, उससे कनेक्टेड है कि नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, बख्शी साहब ने एक बात कहा कि एक आदमी, एक सेंट्रल, एक कोई ऐसे व्यक्ति को कमांड देनी चाहिए जो पूरा रोटेट हो, आपस में लोगों का तालमेल नहीं है। अब मेरा एक सवाल है और शायद बख्शी साहब उसका अच्छा जवाब दे देंगे कि जब वहाँ पर LG का शासन है, आप समझिए, तो एक ही आदमी कमांडर है, वहाँ पर पूरी की पूरी जो है मिलिट्री है, पूरी फोर्स है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। अगर ऐसा कुछ स्लीपर सेल को नहीं ख़त्म कर पाई अब तक, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ की सरकार की है, वहाँ का जो लीड कर रहे हैं उनकी है। और एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम मानते हैं कि 370 का मेरे ख्याल में पूरे देश का हर व्यक्ति समर्थन करता हटाने का, और शायद ये वजह है कि एक वजह है, चाहे वहाँ के लोकल जो भी राजनीतिक दल हैं भले उसका विरोध करते हों, लेकिन पूरा देश एक संविधान और एक विधान की बात जो है, और पूरे देश में एक नागरिकता की बात है, इसको सारा देश स्वीकार करता है। जी सवाल ये है कि इन 2-2.5 सालों में जब चुनाव होने जा रहे हैं और अमित शाह बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं, आपने देखा होगा उनका बयान, उनका भाषण भी देखा होगा राजौरी में जो दिया कि पहाड़ी भाइयों को किस तरह से संबोधित किया। हमको लगता है पूरे कश्मीर भाइयों को संबोधित करना चाहिए था उनको। कहीं न कहीं विरोध दिखता है, और वो जो विरोध होता है उसी का रिपार्केशन होता है। तो हमें ये कहना है कि ये जो फेल्योर है या स्लीपर सेल समाप्त कैसे होगी, आपके पास पूरा तंत्र इस समय मौजूद है और उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारी घटनाएं इतिहास में हो चुकी हैं। आप इंदिरा गांधी की हत्या आप देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री की, जिस समय जो उनके ही रक्षकों ने मार दिया, तो उसका कोई खुफिया एजेंसी पता नहीं कर पाई, या पता कर पाई तो क्या बाद में उसकी रिपोर्ट आई। लेकिन आज की डेट में इतने बड़े अधिकारी की हत्या होना, वो भी तब जब गृह मंत्री खुद वहाँ पर हैं, और ये एक तरह का जरूर इससे पूरा देश हतप्रभ है कि ऐसी घटनाएं हुई कैसे, इतने बड़े अधिकारी की हत्या क्यों हुई। जी ताहिर साहब, आप फारूक जी की बातों का कुछ उत्तर देना चाह रहे थे, लेकिन हमारे बख्शी साहब के पास एक बार फिर जा रहा हूँ, कुछ बात कहना चाह रहे हैं। बख्शी साहब, श्रीवास्तव जी ने बात उठाई है कि आपने कहा कि एक अधिकारी होना चाहिए सारी जांच एजेंसियों के तालमेल के लिए, लेकिन वहां LG हैं, तो क्या वो तालमेल नहीं कर पा रहे? देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, LG एक फिगरेटिव हेड होता है, LG के पास कोई पावर नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि पावर है उसके पास, भूल जाइए। मुझे पता है कश्मीर का। कुछ बात ये है, ये पॉलिटिकल एंगल नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी की कोई कमजोरी नहीं है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे काम किए, सब एकदम फर्स्ट क्लास है, पर सिक्योरिटी का एंगल प्रॉब्लम जब आती है उसको ब्यूरोक्रेसी संभालती है। प्लीज अंडरस्टैंड, ब्यूरोक्रेसी, और लोकल ब्यूरोक्रेसी होने नहीं देगी, क्योंकि सब डायरेक्टर जनरल बनना चाहते हैं और सबका अपना अपना एरिया कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मेरे हिसाब से अगर आप कहें एक कमांड एंड कंट्रोल, तो वहां के कोर कमांडर को आप पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी दीजिए और सबको उसको रिपोर्ट करवाइए। सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक एजेंसी के अंडर होनी चाहिए, सबका एक ऑफिस रूम होना चाहिए, तब बात बनती है। अभी साहब आंख में धूल झोंक रहे हैं, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। और जो पॉलिटिशियन है उसको ये बात समझ नहीं आती। मैं पॉलिटिशियन को दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है इस एंगल में। वो बातों में आ जाते हैं ब्यूरोक्रेट के, और ब्यूरोक्रेट नहीं चाहता कि फौज की हुकूमत बने। यहाँ पे आपको फौज को ऊपर करना पड़ेगा, और हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ही यही है कि वो फौज को आगे नहीं देखेंगे, और इसीलिए कभी बात होगी नहीं। BSF, CRPF, ITBP सब के सब अलग अलग है, सबके इंटेलिजेंस रूम अलग है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अलग है, सब अलग है, सबके अपने अपने झंडे हैं, सबके अपना अपना एरिया है। कहने को है कि हम तालमेल कर रहे हैं, कैसे तालमेल कर रहे हैं? ये तालमेल नहीं होता। आप लड़ाई भी नहीं कर सकते, फ्रंट में भी लड़ाई होती, मेथड ऑफ डिजास्टर है। एक किचन के अंदर अगर 7 खानसा में बैठा दोगे तो खाना नहीं बनेगा, ये कभी नहीं होता। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसीलिए, और इसको कोई इसलिए नहीं देखना चाहता। अरे सबकी हुकूमत जा रही है, सबकी कारें हैं, झंडा है, हुकूमत है, वो कहेंगे फौज आ गई तो सब आउट ऑफ, और वैकेंसीज कम हो जाएंगी।
एक वैकेंसी बन जाएगी जहां भी 25 वैकेंसियां हैं, फिर क्या होगा? लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, और हमारे पॉलिटिशियन ये बात समझते नहीं है, उनको इस बात की समझ नहीं है। वो सोचते हैं मोदी की गलती है, होम मिनिस्ट्री की गलती है। मैं इनकी गलती बिल्कुल नहीं मानता। और बाय द वे था, अरे आपके नाक के नीचे बात हो गई और आपके इंटेलिजेंस को नहीं पता किसकी फेलियर थी। वो ये भी वही फेलियर थी, और ये चलती आ रही है सन 47 से, और ये दूर नहीं होगी, क्योंकि आपने तरीका यही बनाया है और सब बड़े खुश हैं। अरे जब बड़े खुश हैं तो क्यों चेंज होगा इसका तरीका? फौज बोल नहीं सकती, फौज तो भाई फौज चुप रहेगी, फौज कहेगी हाँ आप जो कहे हम कर देंगे, अगर आप कहते हो लड़ने के लिए हम लड़ लेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। बात वही है। तो किसी एलजी के पास में कोई पावर नहीं है। आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आपने एलजी को बना दिया, आप किसी मस्जिद को भी बना दीजिए। आप जब तक एक कोर कमांडर को पढ़ेंगे कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके अंडर में है, और उसको फिर अकाउंटेबल ठहराइए, डंडा लगाइए कि अब बताओ क्या बात है, रोज उसका इंस्पेक्शन करिए, फिर देखिए बात कैसे बनती है। लेकिन बख्शी साहब, यहाँ आपने कहा कोर कमांडर को हेड बना दीजिए, लेकिन अभी तक जैसे नक्सलाइट क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र है, वहाँ का जो स्थानीय पुलिस है वो स्थायी है। बाकी चाहे आईटीबीपी के हों, चाहे बीएसएफ के हों, चाहे आर्मी के हों, ये अस्थायी, इनकी पोस्टिंग जम्मू से कहीं बाहर भी हो सकती है, लेकिन वहाँ की जो पुलिस है उनकी पोस्टिंग वहाँ स्थायी तौर पे है। तो जब तक उसके ऊपर नहीं आएगा तब तक कैसे आगे बात बनेगी? तो आप रूल बदल चेंज करिए जी। इनको स्टैंप लगा के थोड़ी भेजा है कि ये रूल नहीं चेंज हो सकता। ये तो हमारे मन की मनुस्मृति है ये ऐसी कि नहीं जी नहीं ऐसा होता है, नहीं ऐसा होता। ये आप उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात समझ जाइए, ये सारा का सारा रिलीजियस मामला है कश्मीर का। एक रेडिकल रिलीजन का मामला है। इसको कश्मीर की पैदाइश ही रिलीजन पे हुई है, हमारा देश का विभाजन रिलीजन पे हुआ है, ये सारा रिलीजियस मामला है। और दूसरी बात ये है, एक हमारे को संस्था होनी चाहिए सेंटर में, वो होना चाहिए रिलीजियस कमिटी ऑफ सेंट्रल कमिटी ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। उसका वो ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए, सारे रिलीजियस हेड्स उसके अंदर मेंबर्स होने चाहिए, और फिर आप उसमें सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू, ईसाई, मुसलमान सारे के सारे, और तब आप देखिए आपका हिजाब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और आपका बॉर्डर से जो अंदर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अभी तक तो आपने पीओके कोई नहीं ब्लॉक कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला है। पॉलिटिकल मामला इसलिए है, ब्यूरोक्रेट फाइल आगे नहीं होने देगा, वो होने ही नहीं देगा, बात ही खत्म हो जाएगी जी। मिनिस्टर सोचेगा यही खरीदता तरीका है, चुप रहेगा। आप मेरे को बताइए, यही सारा होता है। कश्मीरी पंडित को अभी तक एक भी एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हुआ? एक की जमीन भी वापस नहीं हुई, एक का घर भी वापस नहीं हुआ। अभी आपने कश्मीरी पंडित का जिक्र आया था, आप बताइए किस कश्मीरी पंडित का घर आपने वापस दिलाया है? आपके पास सारी फौजें हैं, सारी पुलिस है, सारी आईटीबीपी सब कुछ है, अभी तक एक का घर क्यों नहीं वापस मिला? क्यों? क्योंकि एक एफआईआर नहीं लॉन्च हुआ। क्यों? क्योंकि इसलिए आप करना नहीं चाहते, क्योंकि लोकल पॉलिटिशियन नाराज हो जाएगा, आपको वोट नहीं मिलेंगे, आपकी जी बिल्कुल साहब, बहुत सही बात कही ताहिर साहब। ये तो आप फारूक जी का जो सवाल थे उनके उत्तर तो देंगे ही, लेकिन बख्शी साहब ने जो कहा कि कागजों में और जम्मू कश्मीर से बाहर तो खूब पंडितों पे रहम दिल सरकार दिख रही है जी, लेकिन वहाँ की वास्तविकता ये है कि आज तक कितनों ही कश्मीरी पंडितों के सेव के बागान में कोई और खेती कर रहा है। किसने ही कश्मीर, अभी मैं कश्मीर गया था, वहाँ देखा था कि बड़े बड़े बंगले सूने पड़े हैं, या तो आग लगी है या उनके दरवाजे टूट गए हैं, खाली पड़े हैं। तो वो तो चिन्हित हो सकते हैं, किसने किया है, एक भी एफआईआर नहीं हुई है, तो कम से कम उसको सरकार अपने अधीन ले ले और उसका एक मुआवजा तय करे। अगर कश्मीरी पंडित डर रहा है वहां जाने में, तो उसका मुआवजा, उसको एक जो वहां का रेट हो निर्धारित करके उसको मुआवजा दे दे, तो कुछ तो राहत मिलेगी कश्मीरी पंडितों को। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ताहिर साहब,
बस धारा 370 35 से खत्म हो गई। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं, ये फारूक जी को भी बताऊंगा कि घटनाएं कम हुई हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं जहां 2000 2500 साल में हुआ करती थी, 255 250 रह गई हैं। जो हमारे पास आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच में कुल 930 घटनाएं हुई थी, और लेकिन 370 हटाए जाने के बाद केवल 617 हुई हैं। इसी तरह 370 लागू रहने के पहले 290 जवान शहीद हुए थे, 191 नागरिक मारे गए थे। धारा 370 हटाए जाने के बाद 3 साल में 174 जवान शहीद हुए और 110 लोग मारे गए। घटनाएं इस तरह की कम हुई हैं, लेकिन जिस पे धारा 370 जिस मुद्दे को लेके हटाया गया था, उसमें कश्मीरी पंडितों को कोई भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। और दूसरी तरफ इस तरह की रिलीजियस की बात कही है बख्शी साहब ने, रिलीजियस को लेकर के ही इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, जैसा बख्शी साहब ने एक तरह इशारा किया है। चौधरी ताहिर साहब, देखिए जहाँ तक कश्मीरी पंडित का बात आती है, घाटी के अंदर सरकार की तरफ से बहुत कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जी। कश्मीरी पंडितों को वापस सेटल करने के लिए, उनके जॉब्स को लेके, उनकी सिक्योरिटीज को लेके, उनकी प्रॉपर्टीज को लेके ये प्रोसेस चल रहे हैं। ये मैं बात आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये प्रोसेस चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उनके जो प्रॉपर्टीज है उनके पेपर्स भी मिले हैं और सरकार की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं और इसमें सरकार कहीं ना कहीं कामयाबी हो रही है। जहां तक श्रीनगर के हालात की बात आती है, पीडीपी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बात कर रहे थे, सब कुछ फेलियर हो गया 370 छिनने के बाद। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, 370 जाने के बाद जो प्रधानमंत्री साहब ने एक नए जम्मू कश्मीर का ख्वाब देखा था, कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब हुए हैं। कोई पत्थरबाजी की घटना नहीं हो रही, कोई स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं हो रहे। हमारी घाटी के बच्चे, कश्मीर के बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जाने बंद हो चुके थे क्योंकि स्कूल कॉलेजेस खुलते नहीं थे, बाजार खुलते नहीं थे, आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका हुआ था। आज की डेट में कोई बंद की कॉल नहीं आती है, स्कूल खुलते हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं। और जो एक रिकॉर्ड टूरिस्ट का रिकॉर्ड था वो अभी आपने 2021 में देख लिया, आपने 2022 में देख लिया कितना टूरिस्ट कश्मीर के अंदर गया, क्योंकि देश की 135 करोड़ जनता को माननीय प्रधानमंत्री साहब पे भरोसा है, होम मिनिस्टर साहब पे भरोसा है। उनको मालूम है कि हम कश्मीर में जाएंगे, हम लोग महफूज हैं। ये चीज आप देखिए, कश्मीर के अंदर जो इनके कैलेंडर निकाले जाते थे हुर्रियत के और इन रीजनल पार्टीज के, ये लोगों की बहुत बड़ी मिली भगत थी कि कैसे 3-3 हजार वोट लेके ये एमएलए बनते थे, कैसे इलेक्शन करवाते थे, कैसे सरकारें बनाई जाती थी। सब कुछ देश की जनता सब कुछ जानती है और आप सभी जानते हैं, जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सब कुछ जानते हैं कश्मीर में क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन आप आज रजौरी की रैली देख लीजिए, होम मिनिस्टर साहब की, लाखों की तादाद में लोग थे। कल की जो रैली श्रीनगर में होगी जी, जो कल की रैली वहां पे होगी, और आप देखिए कल की रैली में भी आपको लाखों की तादाद में लोग वहां पे नजर आएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो कहते थे कि कश्मीर के अंदर ये वही लोग हैं जो कहते थे कि 370 जब जाएगा तो झंडे को कोई कंधा उठाने के लिए रहेगा, कश्मीर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ताहिर साहब, सवाल जो बख्शी साहब ने उठाया है कि कितनी एफआईआर हुई अभी, जो 1990 बहुत दिन नहीं 30 साल की बात है, कितनी एफआईआर हो गई है? एक दूसरा, कितने कश्मीरी पंडितों की जमीन वापस दिलवा दी गई, कितने लोगों के घर वापस दिलवा दिए गए? बहुत सारे लोगों के ऑन रिकॉर्ड मैं आपको नंबर नहीं बता सकता हूं। अगर मुझे मालूम होता कि इसी इशू पे बात करनी है तो उसकी प्रॉपर ढंग से मैं नंबरिंग लेके बैठता आपके पास। ऐसी कोई चीज नहीं है। कश्मीरी पंडित की सिक्योरिटी, कश्मीरी पंडित को वापस लेके जाना, देखिए जैसे भारतीय जनता पार्टी का हमारा नारा था कि 370 को हमें हटाना है, वैसे ही हमारा अब ये नारा है कि कश्मीरी पंडित जब तक कश्मीर में हम वापस नहीं स्थापित करेंगे, कश्मीर अधूरा है। कश्मीर तभी पूरा होगा जब कश्मीरी पंडित भाइयों को हम फिर मान सम्मान के साथ, प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ, देखिए मिलिटेंसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब ये जो कहते हैं ना, जब दीपक टिमटिमाना शुरू होता है तो उसका बुझने का टाइम है। अब ये टिमटिमा रहे हैं, अब सब कुछ हालात नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन जब डीजीपी सुरक्षित नहीं है तो कश्मीरी पंडित कैसे सुरक्षित होंगे? अभी एक साल में ही 20 टारगेट किलिंग की घटनाएं हो चुकी है। नहीं, देखिए साहब, कश्मीर वैली के अंदर ऐसे गिने चुने लोग हैं, 1-2% लोग, जिनके ऊपर सरकार की तरफ से, एजेंसी की तरफ से बहुत सारी चीजें स्टडी की जा रही है और शिकंजा उनके ऊपर टाइट किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी टारगेट किलिंग में, कहीं ना कहीं वहां के जो लोकल लोग हैं उन लोगों की हेल्प करते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर हमारी एजेंसीज काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है।
आप आने वाले दिनों में देखिएगा बहुत आपको हालात नजर चेंज आएंगे। जो एक नया जम्मू कश्मीर का ख्वाब है, जो नया डेवलपमेंट का जो एक रास्ता है वो खुल चुका है। लेकिन बदकिस्मती है जो रीजनल पार्टीज के लोग हैं इन्होंने आंखें बंद की हैं। ठीक है, आंखें बंद की हैं तो आंखें बंद करके रखें, लेकिन पूरा देश पूरी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट पिछले 8 साल में हुई है आज तक नहीं हुई, और ये चीजें सामने हैं। जी चले फारूक साहब, जी फारूक साहब, घटनाएं आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही। जो घटनाएं जो आप बता रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद वहां का आम नागरिक महफूज नहीं है, तो महफूज क्यों नहीं है? हमारा सवाल आपसे है। सवाल इस बात से भी है कि देखिए जो घटनाएं मैंने अभी आंकड़े बताए ताहिर साहब को, वो आंकड़े बता रहे हैं कि घटनाएं इस तरह से कम हुई हैं। उनका कहना है ताहिर साहब का कि दिया जब टिमटिमाता है तो बुझने का टाइम आता है। तो वहां आतंकवाद एक तरह से समाप्त हो रहा है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, मैं ताहिर साहब की तमाम बातें मैंने सुनी हैं, बख्शी साहब की भी सुनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज बख्शी साहब ने भी ये चीज, और जो मैं कह रहा हूँ उसकी तारीफ की है कि यहाँ पे फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर को इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ही गवर्न कर रही है। यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो जाता है और अभी भी ताहिर साहब ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। और बख्शी साहब ने भी कहा, मैं इनको पूछना चाहता हूं कि तब्दीली कौन सी आई है। ये राजौरी की पब्लिक रैली जो है होम मिनिस्टर साहब की, उसको बहुत बड़ी कामयाबी बताना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं और पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि आज की रैली भी बहुत बड़ी रैली थी और कल की होने वाली रैली भी बहुत बड़ी रैली होगी, लेकिन उसमें भी इन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। हमारे यहाँ के पहाड़ी लोगों को बताया गया कि आपको हम एसटी स्टेटस देने वाले हैं, आप हमारी रैली को कामयाब करिए। पहाड़ी लोग चले गए एसटी स्टेटस लेने के लिए, और जो यहाँ पे हमारा गुजर बकरवाल तबका है वो बेचारे चले गए कि हमें एसटी स्टेटस बचाना है, ये हमें मिला है, ये पहाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए। और इस तरीके से लोगों को जमा करते हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी की पब्लिक रैलीज में यहाँ पे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई सच कहता है, उनकी गलत पॉलिसीज के खिलाफ अगर बोलता है, उसको घर में नजर बंद कर दिया जाता है। और उसकी सीधी सीधी मिसाल मैं अपनी आप की देना चाहता हूं कि आज क्योंकि मैं पीडीपी का डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट भी हूं और साथ में मैं इलेक्टेड सरपंच भी हूं। एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कहा कि तमाम पीआरआई के मेंबर्स जो हैं वो होम मिनिस्टर की रैली में वहां मौजूद रहेंगे, आएंगे, अटेंड करेंगे, और दूसरी तरफ मुझे आज रात को भी और आज दिन को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो ये कहते हैं कि पत्थरबाजी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, हादसे कम हुए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्टेड सरपंच को घर से नहीं निकलने दिया गया होम मिनिस्टर की रैली अटेंड करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं आपका कहने का मतलब फारूक साहब कि वहाँ सेना बढ़ा दी गई है, संख्या बल बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके के साथ डेमोक्रेसी का तो नाम जम्मू कश्मीर में नहीं है। आप थोड़ी सी बात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर दें, दूसरे दिन आपके खिलाफ यूएपीए, यूएलए, पीएसए, तमाम तरीके के काले कानून आप पर लगा दिए जाएंगे और आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी की जहाँ तक बात बख्शी साहब ने की है, मैं बिल्कुल इनकी तारीफ करता हूँ कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बिल्कुल भी सिविल गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं, इलेक्शन भी नहीं होने देना चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी चलती रहे, हम जिस तरीके के साथ जम्मू कश्मीर के अवाम के खजाने को लूट रहे हैं, इस तरीके के साथ हम लूटते रहें। और भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही चुनाव होने जा रहा है फारूक साहब, जल्दी ही चुनाव होने जा रहा है, जो आसार दिख रहे हैं। मैं नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को पिछले हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं। जो ही भारतीय जनता पार्टी को कोई अपना फेलियर नजर आता है, लोगों का गुस्सा दिखता है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को सामने लाती है, वोटर लिस्टों का जांच पड़ताल शुरू कर देती है ताकि लोग जो हैं वो बिजी रहें इस तरफ। लेकिन इलेक्शन ये करवाने वाले नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको पता है इनका सफाया होना है। मैं ताहिर साहब को आज भी और पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 50 सीटों का दावा करती है। 5 सीटों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की आवाम नहीं देगी। पिछली बार अकेले जम्मू से 25 सीटें ले आई थी। बिल्कुल ले आई थी, बिल्कुल। जम्मू के लोगों को धोखा दिया इन्होंने, जम्मू के लोगों को
कश्मीर के लोगों का दुश्मन बनाने की कोशिश की, कश्मीर के लोगों को जम्मू के लोगों का दुश्मन बनाने की कोशिश की। अब जम्मू के डोगरे समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो असल पॉलिसी है वो डिवाइड एंड रूल है, और इस वक्त जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर जहाँ पे हमारी डोगरा बिरादरी रहती है, इस वक्त वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुकम्मल तौर पे सफाया हो चुका है। और आप देखेंगे आने वाले चलिए फारूक साहब, बिल्कुल देखते हैं हम, एक बार फिर चलते हैं थोड़ा संक्षेप में। हमारे साथ मथुरा जी हैं। मथुरा जी, थोड़ा संक्षेप में जाना, आपने इसके पहले कहा था कि एजेंडा लेकर के कि धारा 370 माने भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का जन्म ही 3 मुद्दों को लेकर हुआ है। राम मंदिर, खैर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, धारा 370, समान नागरिक संहिता। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि इन 3 मुद्दों के साथ जो नारा जो सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष में बुलंद हुआ है, और कश्मीर को लेकर धारा 370 कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये सबसे बुलंद नारा है। और वो शायद इसलिए है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब कश्मीर के अंदर मनाही के बाद भी, चेतावनी के बाद भी, वैन लगने के बाद भी प्रवेश किया और पुलिस थाने में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, वो शायद उस कारण वो नारा बड़ा बुलंद हुआ। नहीं, निश्चित रूप से मैंने कहा ना, वो भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है जी। नारा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो कश्मीर किसका नहीं है? पूरे भारतवर्ष का कश्मीर है। कौन सी पार्टी कहती है कि कश्मीर हमारा नहीं है? सारे लोग, जितने राजनीतिक दल हिंदुस्तान में हैं, सब कश्मीर का सम्मान करते हैं। लेकिन ये नारा तो खेल गई बीजेपी ना इस नारे पे, जनसंघ खेल गया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने इसीलिए तो कहा ना, नारा उनका था, एजेंडा उनका था, उन्होंने 370 खत्म की है। निश्चित रूप से पहले खत्म क्यों नहीं की उन्होंने जी? राजनीतिक एजेंडे के तहत उन्होंने खत्म की। अगर वो इतने ही बड़े सिंसियर थे या इतने ही ज्यादा चाहते थे कि कश्मीर का भला हो, कश्मीरी पंडितों का भला हो, कश्मीर के मुसलमानों का भला हो, कश्मीर के बेरोजगारों का भला हो, अटल जी की गवर्नमेंट भी तो 6 साल रही। अगर ये चाहते थे, लेकिन अटल जी की गवर्नमेंट समता पार्टी से लेके बहुत सारे दलों के साथ मिलकर बनी थी, और जॉर्ज फर्नांडिस से लेके और सब सहमत नहीं थे 370 हटाने के लिए, नीतीश कुमार से लेके जॉर्ज फर्नांडिस तक। त्रिपाठी साहब, जो सत्य है वो स्वीकार करना चाहिए। आज भी एनडीए की गवर्नमेंट है ना, एनडीए में तमाम दल आज भाजपा अकेले 303 पे है, बहुमत पे है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जरा मेरी पूरी बात सुनिए प्लीज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा ने, मैं क्यों किया, किस लिए किया, मेरा वो सवाल खड़ा नहीं है जी। सवाल ये है कि जिस पार्टी का जो एजेंडा है जी, उस पार्टी ने वो एजेंडा तो लागू करना ही था ना, चाहे उसके मैरिट, डिमेरिट, नुकसान, फायदा क्या होगा, ये अलग बात है, सबने देखा है जी। अभी अन्य लोग भी बोले हैं, बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात की, बहुत खुल के बख्शी साहब बोले, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल आदमी है, उन्होंने देखा है, कश्मीर में नौकरी की होगी बख्शी साहब ने, कश्मीर के हालात देखे होंगे, लंबे समय तक कश्मीर में सेवाएं भी दी होंगी। लेकिन क्या कश्मीर में जिस उद्देश्य से 370 खत्म की गई थी, 35 सीए खत्म किया गया, क्या कश्मीर के हालात इस स्तर के हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैंने कहा ना, रोजगार की बात आप देख लीजिए, कितने लोगों को रोजगार दे दिया साहब आपने। अभी तो 3 ही साल हुए ना, अभी मथुरा साहब 3 ही साल हुए हैं, थोड़ा सा और समय दीजिए उनको। 3 साल में प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, वो तो 8 साल में क्या 16 करोड़ को रोजगार मिल गया। चलिए, कहने का हम तो अभी कश्मीर की बात कर रहे हैं। कहते कुछ है, करेंगे कुछ। ये कश्मीर में राजनीतिक रोटियां सेकनी थी भाजपा ने, वो सेक दी, ठीक है, अपना उद्देश्य सफल कर दिया। आने वाला भविष्य बताएगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कश्मीर की जनता उसका क्या जवाब देती है, समर्थन करती है। ये चुनाव में पता चल जाएगा, चुनाव में पता चल जाएगा, आने वाले समय में पता चलेगा। बिल्कुल, समय भी कम है, मुश्किल से 30 सेकंड में झा साहब आपकी टिप्पणी चाहिए। जो घटना घटी है उसको लेकर के निश्चित रूप से एक कश्मीर में चिंता व्यक्त की जा रही है, लेकिन इसके बाद जो अमित शाह का जो दौरा चल रहा है, और जैसा खुद अभी पीडीपी नेता ने कहा कि कल जो श्रीनगर में भी उनकी अगुवाई जो है लाखों लोग करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अमन चैन धीरे धीरे स्थापित हो रहा है कश्मीर। नहीं, उनका इशारा इस तरफ था कि जबरदस्ती उनको लालच देके बुलाया जा रहा है भीड़ को। देखिए, जनता इतने नासमझ नहीं होती और इतने उसमें नहीं जाती कि किसी की लालच पे वो चले जाए। तो मुझे लग रहा है कि पहले भी तो बहुत ही कार्यक्रम होते, लेकिन इतनी भीड़ नहीं देखने को मिलती थी। तो इस बार कुछ है तो अमन चैन वहाँ पे बहाल होता दिखाई दे रहा है। श्रीवास्तव जी, मुश्किल से 30 सेकंड में। जी,
जी देखिए, आपने सवाल उठाया था और ये बात बख्शी जी ने भी कहा था कि कश्मीरी पंडितों के विस्थापन वाली जो बात है, और अगर वो नहीं हो पा रही तो एक हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो वहाँ पर एलजी का शासन लागू हुआ है उस दिशा में काम नहीं हुआ है। दूसरी बात है, इंटेलिजेंस फेल्योर की बात भी उन्होंने कहा है। तो इन दोनों मुद्दों पर सरकार को सोचना होगा। और रही बात चुनाव की या रैली में भीड़ होने की, तो ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये सबसे संगीन मुद्दा और सबसे गंभीर बात है। जहाँ तक डीजी के हत्या का सवाल है, वो जरूर एक सवालिया निशान सरकार के ऊपर खड़ा करता है, और एलजी पे, खासकर वहाँ की सरकार पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, झा साहब आपका। बख्शी साहब, मैं आपके पास फिर आना चाह रहा था लेकिन समय की पाबंदी है इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फारूक साहब आपका, मथुरा जी आपका, और ताहिर साहब आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया। तो घाटी में जो घटना घटी है उसके बाद सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन डीजीपी जेल की हत्या के मामले में फिलहाल जो भी बातें सामने आई हैं, जरूरी है कि उसके आधार पर विस्तार से जांच हो। अगर हत्या का वाकई कोई आतंकी कनेक्शन है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए, और सबसे अहम, पकड़ में मोहरे नहीं बल्कि मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर ये जल्द नहीं पकड़े गए तो फिर इस तरह की आगे भी कई घटनाएं और भी घट सकती हैं। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।